जनाब सवालों को देखते हैं और हम लोगों ने कवर कर लिया है वॉइड एग्रीमेंट्स। तो हमारे पास कितने सवाल हैं स्प्रिंग 22 तक? 3 यहाँ पे हैं, ओए जालिम, 3 पीछे थे, एक इतना बड़ा सवाल यहाँ पे, फिर 3 यहाँ पे, तो 6 और 1 7 सवाल। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9A स्प्रिंग 13 2 नंबर के लिए क्या कह रहा है? An agreement in the state of trade is void, state down the exception to the rule. Sale of goodwill वाली बात लिखेंगे, और similar business और specified reasonable local limits। तो 2 नंबर के लिए आपने वो पूरी लाइन यहाँ पे लिख देनी है। इसको छोड़ के ऊपर आते हैं। In view of the provisions of the Contract Act, Autumn 13, question number 8A, explain the general rule agreement in restraint of legal proceedings is void, और आपने इसकी एक्सेप्शन भी बतानी है। तो 8 नंबर के लिए आपसे पूरी कहानी लिखवाना चाह रहा है कि बताएं कि ये होता क्या है, और फिर बताएं कि इसकी 3 एक्सेप्शंस कौन सी हैं। तो कौन सी हैं 3? अपर कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट और आर्बिट्रेशन। और उससे पहले आपने पूरा रूल बताना है कि ये होता क्या है। ये वॉइड होता है जी, बिल्कुल। 8 नंबर के लिए आपने पूरी कहानी लिख देनी है। फिर केस स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्प्रिंग 22, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन में बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कैरिंग ऑन अ बिजनेस। ये क्या बात कर रहा है? ये ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है। तो ये कब आया? 2 नंबर का। तो स्प्रिंग 13 में भी 2 नंबर का। आई कैप, फिर आई कैप ही है, नहीं वर्डिंग चेंज, ऐसे नहीं। ऑटम 13 ऐसे नहीं कहना, गलत बात नहीं। ऑटम 13, बरी अ कैशियर इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। बड़ा मजे का सवाल है 2 नंबर के लिए। बरी एक कैशियर है एक स्टोर में जिसने एम्बेजल किया है कैश फ्रॉम द स्टोर। मोहसिन द ओनर ऑफ द स्टोर इंस्टीट्यूटेड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट बरी। बरी एग्री टू रिटर्न द कैश एंड मोहसिन एग्रीड के वो अपनी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देगा, ख़त्म कर देगा, रोक देगा अगेंस्ट हिम। बरी ने अपना वादा पूरा कर दिया, उसने कैश वापस दे दिया। एक्सप्लेन वेदर मोहसिन इज बाउंड टू विड्रॉ द केस। क्या वो बाउंड है? क्या हम उसको अदालत में जाने से रोक सकते हैं? नहीं। कब रोका जा सकता? जब सेम कोर्ट हो और हम कहें कि जनाब किसी एक में जाओ, दूसरे में ना जाओ। अपर कोर्ट में जाने से अपील या आर्बिट्रेशन। तो इन तीनों में से कोई भी बात यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। तो अगर वो पैसे दे भी दे तो मोहसिन भाई जो है वो केस कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट बाउंड बाय लॉ। पहले आप लिखेंगे कि जनाब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है, सॉरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है? वॉइड। अब ये है हमारे पास सिनेरियो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो कि उसकी एक्सेप्शन को डील कर रही हो। एक्सेप्शंस क्या है? वो तीनों। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, मेरा कंक्लूजन ये है कि वो केस कर सकता है, वो लॉ की तरफ से बाउंड है, हम उसको रोक नहीं सकते। तो वो केस को विड्रॉ ना करे, बाउंड नहीं है। ऑटम 13 ये पढ़े। स्प्रिंग 20 बस अमाउंट ज़्यादा है, नाम फ़र्क है, पैसे चेंज हैं, अटैम्प्ट चेंज है, मगर नंबर फिर भी 2। सैलरी भी हुई है, उधर अमाउंट नहीं थी, इधर अमाउंट। तो 2 नंबर की बात, कहानी वही है, लिखना आपने वही कुछ है। तो ये वाला सफ़ा हमारा पूरा हो गया, 3 सवाल हो गए, ये रह गया। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें 20 वाला रह गया। सलमान एग्री टू सप्लाई कॉटन यार्न टू रेहान फॉर द एंटायर ईयर। क्या मतलब? पूरे साल के लिए उसने कहा कि मैं तुम्हें सप्लाई करूँगा कॉटन यार्न। वेन एवर रिक्विजिशन, जब जब तुम मांगोगे। यानी कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 1 टाइम नहीं है,
ये सीरीज़ है, जब जब डिमांड किया जाएगा तब तब मैं तुम्हें सप्लाई करूँगा, चाहे साल के 365 दिन हो, चाहे 2 हफ्ते हो, चाहे 20 दिन हो, चाहे 180 दिन हो, जब जब डिमांड किया जाएगा तब तब हमने उसको प्रोवाइड करना है। एट प्रिवेलिंग होलसेल प्राइसेस, नहीं ये वो चीज़ नहीं है। एट प्रिवेलिंग होलसेल प्राइसेस, उस वक्त जो पैसा चल रहा होगा उसके मुताबिक, उस मार्केट रेट के मुताबिक मैं तुम्हें सप्लाई करूँगा। क्या 2 लोग हैं? क्या दोनों को आपस में कंसिडरेशन मिल रही है? एक को कॉटन मिल रही है और एक को पैसे मिल रहे हैं। कॉटन सर्टन है, डेफिनेट है, पैसा सर्टन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब रेट जो भी होगा उस पर देखी जाएगी, तो गलत सोच रहे हो, ये फिक्स होती है। मार्केट रेट जो होगा, जो उस वक्त मार्केट रेट होगा उसके मुताबिक पैसे मिल जाएंगे। अगर वो ये कहता कि पैसे बाद में देखेंगे, सोचेंगे, वो गलत है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई मसला हुआ तो सलमान और रेहान वुड नॉट सीक सेटलमेंट थ्रू कोर्ट, वो कोर्ट नहीं जाएंगे। 3 नंबर के लिए क्या पूछ रहा है कि उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? आर्बिट्रेशन, सारी 3 बातें, मगर ऊपर कोई ऐसी बात मेंशन नहीं है। तो अब अगर इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट आए तो हम क्या किसी को रोक सकते हैं? नहीं। कब रोक सकते थे? जब वो 3 में से कोई एक भी एक्सेप्शन लग जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हाफ वैलिड है और हाफ वॉइड है, क्योंकि हमने क्या कह दिया, डिस्प्यूट के केस में तुम कोर्ट में नहीं जाओगे। ये वॉइड है, ये वॉइड है, यहाँ तक क्या है? वैलिड। मगर अगली लाइन उसको पार्शली वॉइड कर रही है। और इसको ख़त्म करने का रूल क्या है? कि वो 3 पॉइंट इसमें हम ऐड कर रहे हैं। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हैं? उसने दिया हुआ है, उसने पूछा है आपसे, रेमेडीज बताएं, उसने सवाल दिया हुआ है। तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, इस पे आता है। इस सवाल ज़रा पहले पढ़ें आप लोग, तफसील के साथ, तसल्ली के साथ पढ़ें, क्या कहना चाह रहा है ये सवाल आपसे। सॉरी, अब पढ़े। चार बातें आपसे पूछ रहा और मैंने चारों बातें आपसे पूछना है। वाह, हाँ जी पढ़ लिया, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ तो नहीं रहा, मिस हो गया, शुरू करें फिर पढ़ने 5 2 4 9 नंबर का सवाल है ये।
डन डन। आइए ज़रा रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। ऊपर की कहानी को एनालाइज करते हुए आपने नीचे वाली 4 बातें एक्सप्लेन करनी है। पहली बात, क्या आरिफ जस्टिफाइड है कि वो दोबारा से बिज़नेस खोले स्वीट्स का मुल्तान रेलवे स्टेशन पे? जी सर। अबे सुन, अबे सवाल तो पढ़ना था। आपका आंसर क्या होगा अगर मंसूर ने उसकी गुडविल परचेज की हुई है तो? यानी कि ये 2 कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से तो आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट कौन सा टेस्ट हो रहा है? रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल ट्रेड। वेदर मंसूर इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग अ सूट, और ऊपर वाले में आंसर क्या होगा? इफ़ बोथ आरिफ एंड मंसूर ने एग्री किया है कि वो अपने मसले लेके जाएंगे एक आर्बिट्रेटर के पास और कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो ये कहाँ से टेस्ट कर रहा है? तो एक सवाल में वो आपसे 4 बातें टेस्ट कर रहा है, 2 ट्रेड वाली और 2 लीगल प्रोसीडिंग्स वाली। Until recently, Mansoor and Arif were independently engaged in the business of selling sweets at Multan railway station. दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे और वो इंडिपेंडेंटली अपना कारोबार कर रहे थे। मंसूर को लॉस हुआ ड्यू टू कंपटीशन। किसके साथ हुआ होगा? आरिफ के साथ। आरिफ इन व्यू ऑफ हिज फ्रेंडशिप, आरिफ ने दोस्ती में मंसूर के साथ ये एग्री कर लिया कि वो अपना बिजनेस यहाँ से उठा के कहाँ पे जाएगा? ओल्ड सिटी एरिया में। इनके दरमियान कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें आरिफ ने जिसमें मंसूर ने कहा हो कि तुमने यहाँ पे कारोबार नहीं करना? नहीं, वो अपनी खुशी से जा रहा, उसको उसने फोर्स नहीं किया। दे रीच्ड एन एग्रीमेंट दैट आरिफ वुड नॉट एंगेज इन एनी कंपीटिंग बिजनेस, याद है, सिमिलर बिजनेस विद मंसूर। It was also agreed that in case of breach, none of them would have recourse to a court of law for the enforcement of their rights. Subsequently, due to economic downturn, Arif, in addition to the old city, वहाँ तो बेच ही रहा है, उसने दोबारा से अपनी मिठाइयाँ कहाँ पे ले आया है? मुल्तान के स्टेशन पे। मंसूर, in order to restrain Arif from the selling sweets, उसने क्या कर दिया? केस कर दिया। तो क्या हम आरिफ को ये कह सकते हैं कि भाई तुमने यहाँ पे कारोबार नहीं करना? क्या किसी को कारोबार करने से रोका जा सकता है? क्या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वायलेट होता है? नहीं, ये क्या होता है? वॉइड। तो पहले बात समझ आ गई। दूसरी बात में क्या कहता है कि अगर गुडविल बेची होती फिर क्या होता? फिर रोका जा सकता था, मगर क्या कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा विद इन सर्टन स्पेसिफाइड रीजनेबल लोकल लिमिट्स। तो तीसरी बात, वेदर मंसूर इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग अ सूट? क्यों? क्यों? ऊपर कहाँ पे लिखा हुआ है? ऊपर कहाँ पे लिखा हुआ है? ऊपर कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो कोर्ट की किसी एक्सेप्शन वाले केस में जाके कह रहा है? कहीं नहीं लिखा हुआ ऊपर। मैं तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, चौथे भी नहीं आ रहा। तीसरे में वो कह रहा है कि क्या वो जस्टिफाइड है केस करने में? हाँ बिल्कुल, हम किसी को कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। हाँ, कब रोक सकते हैं? जब आर्बिट्रेशन हो या इसके अलावा 2 दूसरी एक्सेप्शंस वाली बात की हो। तो ये सवाल अगर आप लोग एक दफ़ा लिख लेना तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर होते हैं। अच्छा, वंस दिस इज़ डन तो शायद आपको बाकी भी करने की ज़रूरत ना हो। एक अच्छा सवाल है जो कि आपको करना चाहिए। तो वॉइड में से तो यही 7-8 सवाल है जो कि स्प्रिंग 22 तक कवर हुए हैं। अच्छा, हम स्प्रिंग 22 से आगे के सवाल क्यों नहीं कर रहे? हमने ऑटम 22 ने किया, स्प्रिंग 23 ने किया, क्या रीज़न है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भूल गए स्केड्यूल? लास्ट में करेंगे, लास्ट के 2 दिन। आखिरी 2 क्लासें फुल फ्लैश पेपर की हैं जिसमें हमने 2 टर्म्स पूरी रखी हुई हैं, स्प्रिंग 23 और ऑटम 22। तो इसलिए हम लोग स्प्रिंग 22 से आगे नहीं जा रहे। अच्छा जी, अब आए ज़रा इधर, इसके सवालों पे आए ज़रा। किए शुरू करें। ऑटम 9, आसिम एग्री टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो। अच्छा, हम कर रहे हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सवाल। आसिम एग्री टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो फॉर अली। कितनी पार्टीज हैं? कौन कौन? एक आसिम और एक अली। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 मिलियन। यहीं तक रुक जाएं। क्या 2 पार्टीज हैं? कौन कौन सी हैं?
आसिम और अली। तो आसिम के लिए क्या कंसिडरेशन है? आसिम के लिए 50 मिलियन घर है, अली के लिए 50 मिलियन। पर ये फैसला कर लें। नहीं, आसिम के लिए 50 मिलियन है, अली के लिए है, आसिम के लिए। ठीक है, कौन क्या कर रहा है? आसिम ने घर बना के देना है, अली के लिए। आसिम ने घर बना के देना है किसको? अली को। तो अली के लिए क्या हुआ है फ़ायदा? घर। और आसिम को क्या मिलेगा? 50 मिलियन। तो दोनों की कंसिडरेशन क्लियर है। जी सर। अब आगे चलते हैं। हाउएवर इट वाज एग्रीड दैट पेमेंट वुड ओनली बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। पेमेंट कब होगी? जब घर कंप्लीट होगा। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ हमेशा कंटिजेंट के सवालों में याद रखनी है। हमारे पास दो लोग हैं ना, एक आसिम है और एक अली है। इसके लिए कंसिडरेशन क्या है? आसिम के लिए 50 मिलियन और इसके लिए क्या है? बंगलो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड किस पे कर रहा है? इस केस में फ्यूचर अनसर्टन कोलैटरल इवेंट कौन सा है? घर बनना, क्या? बंगलों का बनना, बंगलों का कंप्लीटली बनना ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। इस पे डिपेंड कर रही है दोनों पार्टीज की कंसिडरेशन। तो यानी कि इस केस में मेरे पास फ्यूचर अनसर्टन कनेक्टेड या कोलैटरल इवेंट कौन सा है? कंप्लीशन ऑफ बंगलो। हाँ, शायद ना बने। कहाँ लिखा हुआ है कि बंगला हमेशा बन के ही रहेगा? बंगला तैयार हो रहा था, गवर्नमेंट ने रोक दिया, ख़त्म कहानी। बंगला बन रहा था, ऊपर से बिजली गिरी, तबाह हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ज़लज़ला आ गया, तूफ़ान आ गया, नहीं बन पाया, किसी भी मसले की वजह से वो नहीं बन पाया। तो इट इज़ एन अनसर्टन इवेंट जिस पे दोनों की कंसिडरेशन डिपेंड कर रही है, एक के लिए पैसे और एक के लिए बंगलो। क्या ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? बताएं विद रीजंस, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूज़ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएं। तो क्या था? दो पार्टीज हैं, आपस में चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, डिपेंड भी कर रहा है और ये एक अनसर्टन इवेंट भी है। क्या ये शर्त है? शर्त तो नहीं है। दोनों पार्टीज़ का रियल इंटरेस्ट लगा हुआ है, दोनों पार्टीज़ का रियल अपना ज़ाती ही इंटरेस्ट लगा हुआ है। और क्या ये प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस है? तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें बंगला बना के दूंगा। और दोनों किस पर डिपेंड कर रही हैं? फ्यूचर। वो कौन सा है? कंप्लीशन ऑफ। तो क्या ये एक वैलिड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? है। तो आपने बता देना विद रीजंस, और वो आपने जो इसके फीचर्स हैं उसको आपने अलग से बता भी देना। डन? दिस इज़ नॉट वेजरिंग। ऊपर ऑटम 14, 2 रेसलर्स गोगा एंड पढ़े। मुझे भी बताइएगा कहाँ पे लिखा है। पढ़े 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 पढ़े। क्या लिखा हुआ? Construction of bungalow is not liable to the concept, but in itself forms a consideration and is thus an integral part of the contract. लिखा ना? बंगलों का बनने आपस में कंसिडरेशन है। लिखा The ना? construction of bungalow is not collateral. नहीं, मुझे किताब दिखाओ। एक सेकेंड पकड़ो। नहीं नहीं,
इवेंट अनसर्टन है और इवेंट डिपेंड कर रहा है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ठीक है। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, इसने इसको कोलैटरल नहीं माना। वो कह रहे सीधी सीधी कंसिडरेशन दोनों में। एक सेकंड, ये पकड़ना। अगर मैं आपसे कहूँ, बात सुने, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे बंगले का बनना डिपेंड फर्दर कर रहा है, ठीक है, किताब सही कह रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बंगले का बनना फर्दर डिपेंड कर रहा है एक प्लान के ऊपर जो कि देना है आर्किटेक्ट ने, अब मुझे बताएं अगर हो तो ये सवाल किस तरह होगा फिर? अब बताएं। देखो हो क्या रहा है, एक पार्टी को मिलने पैसे, एक पार्टी को मिलना है बंगलो, और ये कब मिलेगा? जब ये कंप्लीट होगा। तो ये बंगले की कंप्लीशन बेसिकली इटसेल्फ क्या है? एक कंसिडरेशन है। तो ये उस पर डिपेंड फिर नहीं कर रही, किताब ने उसको इस सेंस में लिया हुआ। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस बंगले के पीछे यानी कि इस बंगले की कंप्लीशन के पीछे एक खड़ा हुआ है आर्किटेक्ट, उसने मैप करना है इसका अप्रूव, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये बंगलो कंप्लीट नहीं होगा। फिर कंटीजेंट है, फिर वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिर वो एक इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये अब आपकी अपनी अजम्पशन है कि आप उसको ट्रीट कैसे करते हो। किताब सही जा रही है और हम भी सही थे वैसे, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कोलैटरल मानते हो या नहीं मानते हो। अगर आप नहीं मानते हो तो ये कंटिजेंट नहीं है, मगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फिर भी है। कोलैटरल मींस इसकी कंप्लीशन को। अगर आपको लगता है कि इसकी कंप्लीशन, जैसे भी आपने कहा था कि क्या वाकई में अनसर्टन है, आपका सवाल था ना, तो अगर ये वाकई में अनसर्टन ना हो तो फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी रहेगा, मगर कंटिजेंट नहीं होगा। और अगर हम कहें कि ये डिपेंड कर रहा है किसी थर्ड पार्टी की अप्रूवल पे, फिर ये बन जाएगा मेरा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इसको दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई मसला स्टिल नहीं है, होता है उसके पास। तो आपकी अजम्पशन के ऊपर उसको वो वैलिड करार दे सकता है। ऑटम 14, दो रेसलर्स हैं, एक है गोगा और एक शीदा। इन्होंने कहा कि ये क्या खेलेंगे? रेसलिंग मैच, ऑन द कंडीशन दैट इफ एनी ऑफ देम वुड फेल टू अपीयर फॉर द मैच ही वुड हैव टू पे ₹5,000 टू द अदर पार्टी। ये क्या है? कोई भी ना आए तो 5,000 देगा, ये शर्त है। ये शर्त है, ये शर्त है। यहाँ पे शर्त है। अगर कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट करेगी तो दूसरी पार्टी इतने पैसे पे करेगी, नहीं ये प्लेंटी है। तो ये क्या है? आपने से वादा किया कि तुम बाजार ना पहुंची तो तुम मुझे 5,000 रुपये दोगी, ये क्या है? ये क्या है? नहीं शर्त नहीं, ये प्लेंटी में आ रहा है। ये पेनल्टी है, ये पेनल्टी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कि अगर तुम नहीं पहुंची, तुमने अगर बैकआउट कर लिया, तुम मुझे इतने पैसे उसके अगेंस्ट दोगी, दैट इज़ कंपनसेशन, जो कि हम लोगों ने शुरू में ही तय कर ली है। तो ये 5,000 रुपये बेसिकली क्या है? पेनल्टी। द विनर वॉज टू रिसीव ₹20,000, जो जीतेगा उसको मिलेगा 20,000, और किस में से मिलेगा? आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द टिकट्स, यानी कि जो गेट मनी होगी उसमें से मिलेगा। कहना ये चाह रहे हैं कि दूसरी पार्टी की जेब से नहीं जाएगा, इवेंट जो चला रहे हैं वहाँ से आएगा। गोगा भाई फेल टू अपीयर इन द मैच, गोगा नहीं आया, एंड शीदा ने उसको सू कर दिया फॉर ₹5,000। गोगा हाउ एवर रिफ्यूज टू प्ले द अमाउंट, कि भाई ये 5,000 रुपया वेजरिंग है और वेजरिंग इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो। तो बताइए 5,000 रुपया वेजरिंग है या नहीं है? ये पेनल्टी है, और पेनल्टी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है। प्लस आप ये भी उसको में ऐड करेंगे कि ये एट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कोर्ट है, उसको जितनी रीज़नेबल लगेगी उतनी ही दिलवा के देगा। डन? कोई मसला? आगे चलिए, आगे चलिए। ये हो गया था
अब ज़रा पढ़े ऑटम 18। जुबैर एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो फॉर उबैद फॉर ₹20 million ऑन द कंडीशन दैट पेमेंट विल ओनली बी मेड आफ्टर मुनीर, थर्ड पार्टी आ गई। एन आर्किटेक्ट सर्टिफाइज दैट द बंगलो हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लेआउट प्लान। ये कंडीशन इसमें और इसमें फ़र्क था, इसके अंदर थर्ड पार्टी में बोल इसमें नहीं थी, इसमें नहीं थी। बंगले का बनना दूसरी पार्टी के लिए क्या था, कंसिडरेशन। मगर इसमें बंगला तब बनेगा जब मुनीर एक थर्ड पार्टी प्लान पूरा करेगा। वो पूरा करेगा नहीं करेगा, वी आर डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्सन, वी आर डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्सन। तो ये कोलैटरल है, ये कंटिंजेंट है। अब फ़र्क समझ आ गया, पक्की बात। कितनी उंगलियाँ, गुड। अच्छा जी, ओए ये तो ख़त्म हो गया, एक सवाल रह गया ना, वजीर भाई और सौलत वाला। वजीर सेड टू सौलत, आई विल बाय स्पीड बोट्स वर्थ ₹, कितने ज़ीरो है, कितने ज़ीरो है, 7 तो क्या काउंट करेंगे इसमें। आई विल बाय स्पीड बोट्स वर्थ ₹10 million फ्रॉम यू इफ़ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर मी टू ऑपरेट द बोट्स एट क्लिफ्टन बीच। यहाँ तक रुक के बताएं कितनी पार्टीज हैं, 2 या 3? 2 तो सामने है ना, एक और भी तो है जिसने वो लाइसेंस अप्रूव करना है। हाँ, तो इसका मतलब ये कंटिंजेंट की तरफ जा रही कहानी। Solat agreed and applied for the license and deposited ₹1 lakh as processing fee. उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और पैसे भी जमा करवा दिए। However, before the issuance of license, the city government imposed ban on the issuance of new license. सिटी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप न्यू लाइसेंस इशू नहीं होंगे। Solat wants Wazir to buy the speedboats as he had made necessary efforts to arrange for the license. However, Wazir refused to buy the speedboats from Solat. उसने कहा कि भाई चूँकि मैंने इसके ऊपर काम किया है तो अब तुम मेरे से बोट्स ख़रीदो। मगर वो क्या कह रहा है, वो रिफ्यूज़ कर रहा है। अब बताएं क्या करें, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करेंगे, और क्या वो बाउंड है या बाउंड नहीं है। सोचें, क्या ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, किस पर डिपेंड कर रहा है, क्या वो मिल गया, तो जो उसके लिए पैसे वगैरह पे गए हैं उसका क्या होगा, क्यों, लाखों रुपये है। जब एक पार्टी का लाखों रुपया लग चुका है, क्या वो लाख रुपये उसका वापस होगा, क्यों, उसका तो लाइसेंस था ना, लाइसेंस से बोर्ड वही नहीं मिल रही। मगर दूसरी पार्टी ने उसके लिए लाख रुपये तो पे कर दिया ना। उनकी कंडीशन तो पूरी नहीं होगी, किसकी, जो वजीर की पार्टी की थी कि कंडीशन पूरी होगी तब किस चीज़ की, कंटिजेंट की, कि वो अभी लाइसेंस मिले। हाँ वो पूरी नहीं हो रही है। मगर सवाल ये कि जो उसने लाख रुपये अपनी जेब से पे किया है, क्या वो लाख रुपये रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं सवाल आपके कोर्ट में डाल के जा रहा हूँ, ये सवाल आपके कोर्ट में डाल के जा रहा हूँ। कल मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए कि लाख रुपये की क्या कहानी है, लाख रुपया रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कल इसी टाइम जब हम क्लास को एंड कर रहे होंगे तो आपने मुझे बताना है कहानी क्या है। डन, अल्लाह के हवाले। टेस्ट है।